हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो होता है एक सेल ऑर्गेनेली होता है, जो कि पहली बार किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहाँ पर, कब डिस्कवरी की थी? 1831 में। ठीक है। और उसके बाद जो मटेरियल था न्यूक्लियस का, वो स्टेन किया गया था बेसिक डाई से, जिसका नाम जो दिया गया था क्रोमेटिन दिया गया था बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने उसका नाम क्या दिया था? क्रोमेटिन। ठीक है, आप इस चीज को हाईलाइट कर लेना। इसके बाद हम जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो नंबर में कितना होता है। वैसे तो न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है। अब उन चीज़ों को आप नोट कर लेना कि कौन कौन सी कंडीशन होती है। जैसे हमारे एंथर में टैपेटम हो गया, वहाँ पर हमारी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो एक से ज़्यादा होती है, यानी मोर देन वन। ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई हो गई तो वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलती हैं। और जैसे कोकोनट वाटर हो गया, कोकोनट वाटर के अंदर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलती हैं। अगर कोकोनट वाटर में मल्टी न्यूक्लियाई हैं तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सिनसाइटियम। ठीक है, एंड क्वेनोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पर नहीं होता, तो हमारे जो आरबीसी हो गई, आरबीसी में जब मैच्योर होता है आरबीसी जब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब वो शुरुआत के टाइम पे जब वो बनना शुरू होता है, डिवाइडिंग यानी कि ग्रो करना शुरू होता है, इनिशियली फेज में न्यूक्लियस होता है, बाद में नहीं होता। ठीक है, वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाता है आरबीसी। क्योंकि आरबीसी को स्पेस बढ़ाने के लिए जगह चाहिए थी, तो उस वजह से उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। और कहाँ नहीं होता न्यूक्लियस? सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता। वहाँ पर जैसे कि हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हो गए। ठीक है, जो सीव ट्यूब होती है वहाँ उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर क्या होती है? कंपेनियन सेल्स देखने को मिलती है। ठीक, अब न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है? प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, यानी कि सेल के अंदर सबसे पहले प्लांट सेल में हमें वैक्यूल दिखेगा, क्योंकि वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो सेंटर में रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड हो जाता है। अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो जो एनिमल सेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस कहाँ पर होगा? सेंटर में होगा। ठीक है, अब हम उसके न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरीके का होता है। एक इंटरफेज में देखने को मिलता है, एक माइटोटिक फेज में देखने को मिलता है। इंटरफेज में जैसे हमारे पास G1 S G2, ये हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर हम ऐसे जब डिवीजन हो रहा होता है, शुरुआत हो जाती है डिवीजन की जो माइटोटिक फेज में, तो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम दिखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं दिखता। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं द इंटरफेस न्यूक्लियस। अब आपको पता चल गया इंटरफेस न्यूक्लियस कहाँ क्या होता है? जब न्यूक्लियस की जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती, वो टाइम होता है इंटरफेस। वहाँ पर जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन। अब उसके अंदर देखने को क्या मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर अगर हम झांकेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? उसके अंदर एक्सटेंडेड यानी कि बहुत बड़ा खिंचा हुआ बड़ा एक न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है वो धागा होता है डीएनए का ही, लेकिन जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने से पहले डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्या पड़ा होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखने को मिलता है, और 1 और मोर स्पेरिकल बॉडीज, एक या एक से ज़्यादा स्पेरिकल बॉडीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम लाइन कर लेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियोलाई क्या होता है? न्यूक्लियोलाई होता है न्यूक्लियोलस। इसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से भी जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही कर पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर की। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनवेलप की हम जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं।
विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, जो कि हमें देखने को मिलती हैं, दो मेम्ब्रेन होती है उसके पास, विद द स्पेस बिटवीन, इनके बीच का जो स्पेस होता है, मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस जो होता है, यहाँ से आप इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना। मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है 10 to 15 नैनोमीटर, ठीक है, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर, जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस आपको अगर नहीं पता हो तो जो दो मेम्ब्रेन हैं, उन्होंने दो मेम्ब्रेन बताई ना, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। उसकी जो साइज है उसका जो वो 10 से 50 नैनोमीटर तक का है स्पेस, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, ठीक। वो आउटर और इनर दोनों जो होती है वो लिपिड की लेयर की बनी हुई होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कन्वर्ट हो जाती है, उससे कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, जो मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच का जो स्पेस होगा वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा, और जो बाहर की जो लेयर है मेम्ब्रेन की, वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, कंटिन्यू करती है, वहाँ से ही निकलती है। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर ये जो बाहर दिख रही है आपको, ये हो गया हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और ये जो फर्स्ट आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे दो लेयर्स हैं, ये जूम करके देख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है वो काम क्या करता है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस का काम होता है बैरियर का काम, ठीक है, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर के इन्वायरमेंट को और जो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसको, उसके बीच में बैरियर का काम करता है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है कि उस पर राइबोसोम होंगे तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, राइबोसोम नहीं होंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक होता है ये आउटर मेम्ब्रेन से, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसी से ही कंटिन्यू करता है, ठीक है। एट द नंबर of place the nuclear envelope is interrupted by a minute pore। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसमें छोटे छोटे यानी कि दोनों लेयर्स के को क्रॉस करते हुए पोर्स होते हैं, विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। क्योंकि जो हमने डबल मेम्ब्रेन की बात करी थी, ये क्या करती है, अपने आप को फ्यूज कर लेती है, ऐसे जगह जगह पर फ्यूज कर लेती है, ठीक है। यहाँ भी फ्यूज करेगी, आगे जैसे ये हमारे पास बनती जा रही है ये फ्यूज कर रही है। तो ये जो चीज़ हो गई, हमें इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पासिंग थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जो पोर होते हैं, 1 मिनट, ये पोर जो होते हैं हमारे आरएनए की मूवमेंट और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए डायरेक्शन का काम करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, तो इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो न्यूक्लियस होता है नॉर्मली तो वो एक सेल में एक होगा, लेकिन इसकी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो वेरीज करती है नंबर में, ठीक है। ये हमने बता दिया किन किन चीज़ों में वेरी करती हैं। और कुछ मैच्योर सेल्स होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे एरिथ्रोसाइट्स जो हमने बताया, आरबीसी, ठीक है। और जो सीव ट्यूब सेल्स हो गई वेस्कुलर प्लांट्स में, वो ये हमने पहले बता दिया था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं।
द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस है उसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं और उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। आप ये चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं और वो क्या था, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को कंटेन करके रखता है क्रोमेटिन, ठीक है, एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स में न्यूक्लियोलस होगा और क्या होगा, क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई जो होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियोलाई को ही हम न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो न्यूक्लियोलाई जो होती है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आपको ये घुमा भी सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह देगा, ठीक है, न्यूक्लियोलाई को न्यूक्लियोलस कह देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। The content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it not membrane bound structure। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, जो हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म होती है वहाँ पर कंटिन्यूसली रेस्ट में रहता है, वो कुछ काम नहीं करता और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई होती, ठीक है, इसके पास ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइजोमल सिंथेसिस। अब इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि ये जो साइट होती है राइबोसोमल को एक्टिव करने के लिए होती है, राइबोसोमल एक्टिव। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। जो आरआरएनए होता है वो यहाँ पर एक्टिव रहता है, ठीक है। लार्ज एंड मोर नंबरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो लार्ज नंबर में न्यूक्लियोलाई जो होती हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिससे कि प्रोटीन बनाया जा सके। न्यूक्लियोलाई पर ही क्यों प्रोटीन बनता है भाई न्यूक्लियोलाई में, क्योंकि न्यूक्लियोलाई पर ही क्या होता है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए का काम होता है, वो एक्टिव होता है और राइबोसोमल आरएनए ही क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब आप ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो कौन सी जगह पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डबल मेम्ब्रेन मान लीजिए आप, इसमें मैंने बना दिया डीएनए। जो ये डीएनए बन रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर हम मान सकते हैं ये एक क्या बन गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये साइड में पड़ा हुआ रहता है, डीएनए के साथ में, क्रोमेटिन के साथ में ही होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, मैट्रिक्स को ही कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियर पोर यहाँ दिखा रखा है, आप न्यूक्लियर पोर देख सकते हैं, और ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती है तो वहाँ पर निकलने के लिए जो पोर्स बन जाते हैं किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ पर है न्यूक्लियोपोर, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ पड़ी हुई है हमारे पास, क्रोमेटिन, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ और चीज़ बताती हूँ मैं आपको। प्रोटीन जो होता है वो मूव करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। तो कौन सा प्रोटीन मूव करता है, तो हम कह सकते हैं हिस्टोन हो गया, नॉन हिस्टोन हो गया। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं, और जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगे वो क्या चीज़ें होंगी, वो होगा हमारे पास एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। You may recall that the interphase nucleus has a loose and
इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसको हमने क्या बोला था, क्रोमेटिन। तो आपको ये पता होगा कि इंटरफेज न्यूक्लियस। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इंटरफेज न्यूक्लियस होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जब सेल का जो न्यूक्लियस है डिवीजन के टाइम पर वो डिवाइड ना करे तब वो इंटरफेज में होता है, यानी कि रेस्टिंग फेज में होता है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो होता है हमारे पास इंटरफेज न्यूक्लियस। अब वो क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस के पास कुछ फाइबर्स होते हैं, नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, हमने उसको क्या बोला, क्रोमेटिन। ठीक है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। अब जब सेल इंटरफेस से हट निकलेगा, यानी कि जब वो डिवीजन के फेज में जाएगा, ठीक, तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सेल डिवीजन की। जब वो एम फेज में जाएगा तब वो क्या बना देगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमेटिन से क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेना, जब वो डिवीजन के फेज में होता है तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में देखने को मिलता है न्यूक्लियस की जगह पर। ठीक है, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमेटिन के पास क्या होता है, डीएनए होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोन्स। ठीक है, कुछ होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन और क्या होता है, आरआरएनए होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम बनेगा तो उनके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं उसको वाइंड अप करने के लिए। तो क्रोमेटिन के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्रोमेटिन जब हिस्टोन से लिपट जाता है तो वो और कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। फिर उसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, फिर उस पे पास आता है आरएनए, ताकि वो क्या बनाए, आरआरएनए क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। ठीक है, A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distribute among 46 chromosomes। तो आपको ये पता ही होगा कि जो ह्यूमन सेल होती है उसके पास 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है और 46 यानी कि 23 पेयर में होंगे, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आप ये सब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। तो ये आपको पता ही होगा कि हर एक क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस टाइम पर न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है। ठीक है, एसेंशियली हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या कहते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह देंगे हम उसको, या फिर इसको हम सेंट्रोमियर कह देंगे। ये क्या होता है, अब सेंट्रोमियर की जो साइड पर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, every chromosome visible during cell division essentially has primary construction or centromere on the side which disc shaped structure, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रोमियर की साइड पर होता है। सेंट्रोजोम होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो सेंट्रोजोम होता है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है, उससे अटैच्ड होती हैं। इसको अभी हम हाईलाइट कर सकते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होल्ड करके रखता है, 2 क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड भी हम उसको बोल देते हैं, लेकिन वो होता ही एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड है उसको हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, लेकिन 2 क्रोमेटिड्स हो जाती हैं। ओके, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो सेंट्रोमियर के पास क्या था, डिस्क शेप स्ट्रक्चर था, काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर जो होता है स्पिंडल फाइबर से अटैच करने के काम आता है जब सेल डिवीजन होता है। ठीक, अब इसकी पोजीशन के बेस पर हमने इसको किन किन भागों में डिवाइड किया है, सेंट्रोमियर को मेटासेंट्रिक बोला है, सब मेटासेंट्रिक बोला है, एक्रोसेंट्रिक बोला है, टीलोसेंट्रिक बोला है। ठीक है, अब मेटासेंट्रिक होता क्या है, जब सेंट्रोमियर 2 इक्वल आर्म्स में डिवाइडेड हो, यानी कि जो सेंट्रोमियर कहाँ पर हो,
बीच में हो, यानी कि मिडल सेंट्रोमियर। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब सब मेटासेंट्रिक क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा दूर होता है, मिडल यानी कि सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है। अब इसकी एक जो आर्म होती है छोटी हो जाएगी अगर वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, और एक आर्म क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है उसके एंड पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो इसकी आर्म्स होती हैं वो एक्सट्रीमली, एक तो एक्सट्रीमली शॉर्ट होगी और एक बहुत ही लॉन्ग होगी। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आती ही आती है, क्रॉसिंग में आ जाएगी, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ। पहले हम पढ़ते हैं टीलोसेंट्रिक क्या होता है। अब क्या होता है, टीलोसेंट्रिक के पास टर्मिनल क्रोमोसोम होता है, यानी कि वो बहुत, मतलब ऊपर की साइड ही प्रेजेंट होता है, यानी कि बिल्कुल ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इसकी शेप भी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला कौन सा है, मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा, टीलोसेंट्रिक होता है। अब सबसे लास्ट का हम पढ़ रहे थे टीलोसेंट्रिक। ये जो होता है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो आई शेप होती है। और जो हमारे पास होता है एक्रोसेंट्रिक, वो कैसा होता है, थोड़ा सा क्लोज होता है, एंड टू क्लोज, यानी कि इसकी छोटी, एक तो ज़्यादा छोटी हो जाती है आर्म और एक ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ये कैसी शेप में होता है, जे शेप में होता है। ठीक है, और जो हमारे पास आता है सब मेटासेंट्रिक, वो थोड़ा सा ऊपर होता है सेंटर से, यानी कि इसकी थोड़ी सी एक जो आर्म होगी, एक आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सेंटर से ऊपर की साइड होगी। और जो हमारे पास मेटासेंट्रिक है तो इसका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ होगा, सेंटर में। इसकी जो आर्म्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखना, इसकी जो शेप याद रखना। इस वाले की मेटासेंट्रिक की शेप होती है वी, सब मेटासेंट्रिक की होती है एल शेप, और जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसकी जो होती है वो जे शेप होती है, और जो हमारे पास टीलोसेंट्रिक होता है उसकी शेप कैसी होती है, आई शेप। ठीक है, और आगे देखते हैं। Sometime a few chromosomes have non-staining secondary construction at the constant location that give rise to appearance of small fragment called satellite. अब कुछ सैटेलाइट क्रोमोसोम भी होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, वो जो होते हैं क्रोमोसोम स्टेन जो नहीं कर पाते वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। जो स्टेन करते हैं उनको हम कह देंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो कुछ स्टेनिंग नहीं हो पाती वो होते हैं सेकेंडरी में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट, तो वो लोकेशन उनकी कांस्टेंट होती है। अब इनको हम क्या, उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कह देते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, अब जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ ही क्रोमोसोम्स में देखने को मिलते हैं। ये स्टेन नहीं करते, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ माइक्रो बॉडीज के बारे में, तो फिर हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। अब माइक्रो बॉडीज के बारे में जान लेते हैं। माइक्रो बॉडीज होती क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड, अभी याद रखना माइक्रो बॉडीज जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिनको माइक्रो बॉडीज कहते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, अलग वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो माइक्रो बॉडीज होती है उनके पास एंजाइम होता है, तो ये कहाँ पर काम आता है, कौन से प्लांट और एनिमल सेल्स में काम आता है, तो
मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं उनमें आती है हमारे पास पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। अब जो पेरोक्सिसोम होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में होती है। प्लांट सेल के अंदर जो पेरोक्सिसोम का जो काम होता है वो फोटो रेस्पिरेशन में काम करता है, C2 साइकिल में काम आता है, ग्लाइकोलेट साइकिल जो होती है उसमें काम आता है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर जो होता है वो कैटालेज की प्रेजेंस में प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीडेज, ठीक है। और जो लाइसोजाइम होती है, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है लेकिन वो माइक्रोबॉडी नहीं होता, आप इसको भी याद रखना। लाइसोजाइम जो होता है वो एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, लेकिन वो माइक्रोबॉडी नहीं होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप नेक्स्ट चैप्टर बताइए कि मैं आपके लिए कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँ। थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।